नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20 से 25 दिन बाद हमारी जेईई मेन परीक्षा होगी और जेईई मेन परीक्षा का ये जो माहौल चल रहा है, लास्ट का जो महीना होता है, ये काफ़ी पैनिक वाला माहौल होता है बच्चों के लिए। और बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या एडवाइसेस फॉलो किया जाए, है ना, किस तरीके से रिवीजन किया जाए ताकि हमारी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाए या बूस्ट हो जाए, ताकि हमारा जेईई मेन में अच्छा स्कोर आ पाए। तो इसी के बारे में, कुछ एडवाइजेस के बारे में, और क्योंकि मैं फिजिक्स फैकल्टी हूं तो फिजिक्स से रिलेटेड किस किस टॉपिक्स आपको किस सीक्वेंस में पढ़ने चाहिए, कितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इसी बारे में आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी कि आप लास्ट के दिनों में क्या कर सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो। और कई लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि बस हमारा एनआईटी में सिलेक्शन हो जाए, मतलब कुछ मिनिमम बता दीजिए कि इतना पढ़ के चले जाएं या ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के चले जाएं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके बारे में ही बच्चों बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू यूज द लास्ट मंथ इफेक्टिवली। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में ना कि पहले फिजिक्स पे आते हैं, पहले कुछ एडवाइजेस पे आते हैं, कॉमन एडवाइजेस जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो एडवाइस नंबर 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। अभी जो समय है, टाइम, ये आपका बिगेस्ट एसेट है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कीमती चीज आपके पास है वो टाइम है। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। लिमिटेड टाइम सोना है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे अपने एफर्ट्स लगाने हैं और बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है कोई ऐसी एक्टिविटी में जो यूजलेस हो। तो टाइम को एकदम लेके चलिए कि मेरे को टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये पहला वाला पॉइंट है। मेरे ख्याल से आपको अभी तक लग गया होगा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एडवाइस तो आप फॉलो करने लग गए होंगे। अब मैं सेकंड एडवाइस पे आता हूं। देखो, ये वाली एडवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटेन अ पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करके चलना है एंड डू नॉट लिसन टू द नेगेटिव एडवाइसेस। देखिए बच्चों, हमें पता है कि काफी बच्चे जो होते हैं इस टाइम पे काफी टेंस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि ये मेरा जो साल था, ये मेरा साल अच्छा नहीं था, मैंने इसमें बहुत सारी मस्ती की, मैंने इसको एक टाइप से बर्बाद कर दिया, तो मैं अब कर पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ डाउट होने लगता है। तो सबसे पहले सेल्फ डाउट को हटा दो। सबसे पहले अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो देखो, नेगेटिव तो आपको हेल्प करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। अगर आपका कुछ होने भी वाला होगा तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। तो जो नेगेटिव है उसको आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और आप ये सोचो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। एक पॉजिटिव आउटलुक और पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलो आप। ठीक है, कोई भी आपके आसपास अगर आपसे बोल रहा है कि यार हमें ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है, कोई आपका दोस्त बोल रहा है या आपके मन में खुद आ रहा है कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए, मैं अगले साल बहुत अच्छा कर लूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इस बार कर सकते हैं, आपके पास 2 अटेम्प्ट है, जनवरी वाला अटेम्प्ट है और उसके बाद अप्रैल वाला भी अटेम्प्ट है। जनवरी में जो आप गलतियां करेंगे आप उसको अप्रैल में नहीं दोहराएंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए कि मेरा होगा, अब मैं आगे का टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है और नेगेटिव लोग के साथ नहीं रहना है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिए। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली रिवीजन को लेके है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप रिवाइज करेंगे भी लास्ट के टाइम पे, तो ये जो रिवीजन है ना, रिवीजन जब आप करोगे तो अपने क्लास नोट्स, जो टीचर ने आपके क्लास नोट्स बनवाए होंगे, आप उससे रिवीजन करना स्टार्ट करिए, है ना। जो जो उन्होंने पढ़ाया है, सारे फॉर्मूलेस, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे और जो भी क्लास में इलस्ट्रेशंस थे, उनको आप रिवाइज करिए। और उसके बाद अगर आपको कोई PYQs या कोई और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, उसके बाद करिए, क्योंकि क्या पता आप अटेम्प्ट करें और अटक जाएं और वही चीज क्लास में बहुत अच्छे से टीचर ने समझा रखी हो आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉपी का रिवीजन करना है। नहीं करोगे कॉपी का रिवीजन तो हो सकता है काफी क्वेश्चन में अटको, तो कॉपी का रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई आप मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करिए। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे इस समय जेईई मेन पैटर्न के, है ना, फुल सिलेबस या पार्ट टेस्ट दे रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल मत मिस कीजिए। क्योंकि काफी लोग जो होते हैं ना वो टेस्ट ही नहीं देते हैं, है ना, सोचते हैं कि हमारी तैयारी ही नहीं है तो हम टेस्ट क्या दें। अब इसका उल्टा सोचो। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि मेरा टॉपिक जो आता है वो कितना स्ट्रांग है या उसमें क्या चीज वीक है। तो टेस्ट तो किसी भी हालत में नहीं मिस करना है, क्योंकि टेस्ट से बहुत सारी चीजें हमें पता लगेंगी कि एग्जाम में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं,
एग्जाम में जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं वो घर पे आके मैं सही कर पा रहा हूं कि नहीं, सिली मिस्टेक्स कितनी कर रहा हूं, कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता। तो ये जो मॉक टेस्ट है इनसे बहुत चीजें आपको पता लगेंगी। तो ये जो मॉक टेस्ट है इनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तैयारी को लेके है ना एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, आप मॉक टेस्ट सीरियसली दीजिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो डू नॉट स्लीप करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सोना नहीं है, सोना है, लेकिन देखो ये पॉइंट को ढंग से पढ़ लो। अभी 20 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम जो होता है अब जैसी आपकी किस्मत हो, आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो अभी तो पता नहीं है, तो जैसा आपकी किस्मत हो, है ना। आपको जो जेई मेन का जो एग्जामिनेशन होता है उसके आपको टाइम स्लॉट्स पता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो आपको अपनी ऐसी कोई भी आदत नहीं बनानी कि उस टाइम आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे नींद आ रही है। आपको जेई मेन टाइम स्लॉट्स में नहीं सोना है, रात में ही सो, एक बार सो, है ना, लेकिन जेई मेन के टाइम स्लॉट्स में नहीं सोना है। और अगर सो रहे हो तो अपनी आदत अभी से बदलो, आज से ही बदलो, क्योंकि 20 दिन में आदत आराम से बदली जा सकती है, ठीक है। तो जेई मेन के टाइम स्लॉट्स में बिल्कुल भी नहीं सोना है, क्योंकि अगर वो आदत लग गई तो फिर एग्जाम में नींद आएगी, और आप जब तक अपने सबसे एक्टिव स्टेट में नहीं होगे एग्जाम में, आप एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या गलती कर दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे रहा हूं, कुछ चैप्टर्स की लिस्ट आपको दे रहा हूं, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और मिनिमम आप इतनी पढ़ाई करके मैक्सिमम कैसे मार्क्स लेके आ सकते हो। मतलब मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम मार्क्स, मैं इस पे फोकस करूंगा। और इसमें स्पेशली मैं जो टॉपिक्स लेने वाला हूं वो टॉपिक्स लेने वाला हूं इजी, ताकि आपको ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं पढ़ना पड़े। जैसे लोग के दिमाग में रहता है कि रोटेशन पढ़ना पड़ेगा, रोटेशन बहुत टफ होता है, हाई वेटेज वाला चैप्टर है, लेकिन मैं इजी टॉपिक्स पे आपको फोकस कराऊंगा, कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने वाले। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं जेई मेन में फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, हाई वेटेज प्लस स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी मतलब आपको जो टाइम है उसको स्मार्टली यूटिलाइज करना है। हार्ड वर्क करने से अभी सब चीजें नहीं होंगी, आपको हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन के साथ। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन एग्जामिनेशन में, और आप ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आने पक्के हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आने पक्के हैं। अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 3 आ जाएंगे, लेकिन 2 तो कंफर्म है, ये मान के चलो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इतना कोई टफ टॉपिक नहीं होता है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है और आप इससे 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्या चीज का ध्यान रखना है, देखो यहां मैंने लिख रखा है। वैसे तो चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है, और चैप्टर पढ़ के आप पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज लगा लेना, ठीक है। इसमें ध्यान रखो कि सर्किट के क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए, सर्किट के क्वेश्चंस, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कन्वर्जन ऑफ एमीटर, सॉरी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, जैसे कि जेईई मेंस वाले कहते हैं कि नहीं है सिलेबस में, लेकिन इस साल भी क्वेश्चन डाल दिया था तो उसको भी पढ़ लेना। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाली जो चीज है ना, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, मोबिलिटी के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, देखो फिजिकल वर्ल्ड में क्या आता है, फिजिकल वर्ल्ड में देखो क्या आता है, डायमेंशनल एनालिसिस आता है, एरर्स वाला आता है ना, एरर्स कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स याद करो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज से भी क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये फिजिकल वर्ल्ड और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसको एक ही मान लेते हैं, इनको 2 अलग अलग चैप्टर मत मानिए। तो ये एक ही चैप्टर है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ 1 दिन के अंदर ही हो जाएगा अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो इससे आपके 2 क्वेश्चन आने कंफर्म है। एरर से एक क्वेश्चन आ सकता है, डायमेंशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, या एक एरर से आ सकता है, एक वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से आ सकता है, ये एक डायमेंशन या वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आने इसके कंफर्म है, मिनिमम एफर्ट के साथ 2 क्वेश्चन आपके यहां सही हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो होता है इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो
पास के जो एग्जामिनेशंस है उसमें लॉजिक गेट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। लॉजिक गेट जो होता है इसमें एंड और नॉट नैंड ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीएन जंक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं विद जीनर डायोड, और सोलर सेल, एलईडी और फोटो डायोड इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं। पी टाइप एन टाइप जो है इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। 60% चांस है कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आए, तो लॉजिक गेट को अच्छे से कर लेना। किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वरना एक तो कंफर्म है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर हो गया। अब आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और डी ब्रोगली वाली हाइपोथेसिस थी। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वाली हाइपोथेसिस है ना। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस्मत अच्छी रही तो 2 आ सकते हैं, वरना एक तो कंफर्म है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि आपका केमिस्ट्री में भी होता है, वहां भी काम में आ जाएगा। डी ब्रोगली भी केमिस्ट्री में काम में आ जाएगा। कम एफर्ट के साथ आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से भी आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एटम्स, अब ये जो टॉपिक है ये भी केमिस्ट्री में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, इससे एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आएगा। तो इसमें बेसिकली बोर्स मॉडल होता है, फिजिक्स में तो ज्यादा बोर्स मॉडल यूज करते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्योंकि कॉमन टॉपिक है तो ये जनरली है ना थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ये पढ़ के जाते हैं बच्चे, तो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, ठीक है। ईएम वेव्स आधे दिन में हो जाएगा। ईएम वेव्स में अब बच्चों को समझ में नहीं आता भाई पढ़ना क्या है। ईएम वेव्स में जो पास्ट में जो क्वेश्चंस आए ना जेईई मेंस के, तो आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएन भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बताओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, वेव किस डायरेक्शन में जा रही होगी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। और ये एकदम रटने वाला पार्ट है। अगर आपका रटने वाला पार्ट ये वाला अच्छा है तो आपको 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरेज जो होती हैं, है ना, एक्सरेज किस काम में आती है, गामा रेस किस काम में आती है, माइक्रोवेव्स किस काम में आती है। तो इन सब के एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं और आपको मिल जाएंगे। इनसे काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी मेनली चीजें याद रखने वाली हैं और ये आराम से एक दिन में हो सकता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया। इसमें एवरेज आरएमएस वैल्यू पे ध्यान दीजिए। इसमें टाइप्स ऑफ सर्किट पे ध्यान दीजिए, आर, एल, सी, एल आर, आरसी, एलसीआर, और स्पेशली रेजोनेंस कंडीशन जो होती है, क्वालिटी फैक्टर, वॉटलेस करंट, है ना, पावर फैक्टर, इन पे ध्यान दीजिए आप। इनके काफी क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट से भी एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स देखो केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है। किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वरना एक तो कंफर्म है। फिजिक्स में सिर्फ फर्स्ट लॉ की बात होती है, उसी के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और ग्राफ के क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादा आते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये केमिस्ट्री में भी आता है थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, ज्यादा टफ नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो केटीजी, कई लोग केटीजी थर्मोडायनेमिक्स को एक चैप्टर मानते हैं, ठीक है, तो आप मान सकते हो। केटीजी से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है ना। इसका भी थोड़ा बहुत पार्ट केमिस्ट्री में यूज हो जाता है। तो गैस लॉस, है ना, जो अपने गैस लॉस पढ़े हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है, सीपीसीवी, है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा है, ये जो भी है ना, इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, है ना। आपको ज्यादा इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ये केटीजी हो गया, है ना। चलो अब देखो, अब बोलोगे सर ये तो 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। हाँ, 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर न्यूटन्स लॉ आता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में यंग्स मॉडुलस में, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वाला फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके होता है, बल्क मॉडुलस भी इस टाइप से डिफाइन करते हैं, है ना। तो आप देखोगे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर न्यूटन्स लॉ आता है ना तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं होगी। बस 2-3 फॉर्मूले याद कर लो, ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। क्या रस्सी में हमें टेंशन निकालनी आती है? तो मेनली क्वेश्चंस रस्सी के भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये आप एक ही टॉपिक एक ही चैप्टर मानिए इसको, ठीक है। तो एक न्यूटन्स लॉ से आ जाएगा और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब आप बोलेंगे सर न्यूटन्स लॉ से तो टफ भी आ सकता है। देखो जेईई मेंस में इतना टफ भी नहीं आता न्यूटन्स लॉ का, आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इतना टफ भी नहीं आएगा, न्यूटन्स लॉ आसानी से कर लेते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे समझ में भी आ जाता है। तो न्यूटन्स लॉ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसको एक चैप्टर मान रहे हैं अपन, और इन दोनों से एक एक क्वेश्चन यानी कि प्रोबेबिलिटी है, तो 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो जाए, ठीक है। चलो एसएचएम एंड वेव मोशन, ये वैसे तो 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं और बड़े चैप्टर्स ही हैं, लेकिन मैंने इसको क्लब कर दिया है। किस्मत अच्छी रही तो यहां से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना 2
तो कंफर्म है, एक एसएचएम से और एक वेव से तो कंफर्म है, ठीक है। तो एसएचएम में आप याद कर लीजिए पैरामीटर्स ऑफ एसएचएम, एक्स वी ए कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं। वेव मोशन में ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पता होना चाहिए, एसएचएम में सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जेईई मेंस में जनरली एसएचएम का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल में 2-3 चैप्टर्स मिक्स करके आ गया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है एसएचएम का। और वेव का भी जो क्वेश्चन आता है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो आप इन सब के फॉर्मूले जो है ना, जैसे ऑर्गन पाइप भी होता है ना, आप पढ़ते हैं साउंड में, ऑर्गन पाइप हो गया, रेजोनेंस कॉलम मेथड हो गया, ठीक है, तो वो जो है उसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक बार पढ़ लेना, बहुत आसानी से इसके आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, मैं कह रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो एसएचएम एंड वेव मोशन से यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो, ये आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी है। अगर कोई बच्चा ऐसा चाह रहा है कि हमें मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं, तो ये उसके लिए फाइनल स्ट्रेटेजी है, ताकि मुझे कोई एनआईटी मिल जाए या कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो ये इसकी फाइनल स्ट्रेटेजी है। आप इन चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करिए। ना तो मैंने इसमें री ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स बोला है, ना मैंने इसमें रोटेशन बोला है, ना इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला है जिसमें मैकेनिक्स से क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाते हैं। तो मैंने इसमें सारे इजी टॉपिक्स दिए हैं, और ये सब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके 15 से 16 क्वेश्चन यहां से ही आ जाएंगे। तो आपको ये सारे चैप्टर्स पहले करने हैं, और लास्ट के 2-3 साल के पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, सब नहीं कर सकते, है ना, और इनको अच्छे से कर लो। ये आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी है। और ये जो फाइनल स्ट्रेटेजी है, इससे आप देख सकते हो 12 चैप्टर्स हो गए अपने पास लगभग, और इससे 15 क्वेश्चंस आपके लगभग सही हो जाएंगे। सही करने पड़ेंगे, देखो रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 साल के तो करने पड़ेंगे पीवाईक्यू। तो आप बोल सकते हो 60% पेपर कवर हो गया है। 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है, 25 में से 15 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, और आपको कुछ टफ भी नहीं पढ़ना पड़े। क्या पता आपको कोई और टॉपिक आता है, रोटेशन या वर्क पर एनर्जी आता है, रे ऑप्टिक्स अच्छे से आता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही है, आप उसका भी क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इनको करना है, ठीक है, और इससे 15 क्वेश्चंस आपके अच्छे से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी थी बच्चों। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको इस फाइनल स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और इसमें और चैप्टर्स क्या ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने पास्ट ट्रेंड में देखा है जेईई मेन के, ये सबसे आसान टॉपिक्स है और उनकी वेटेज ज़्यादा रहती है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको फॉलो करिए और आप देखिए कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।